अगर कोई आपसे कहे कि आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर समंदर में हुई किसी एक्टिविटी का आपके पॉकेट पर, आपके ख़र्चे पर और आपकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ने वाला है, तो क्या आप उसे मानेंगे? लेकिन आपको मानना होगा, क्योंकि एल नीनो नाम का इफ़ेक्ट जो पैसिफिक ओशन में साउथ अमेरिका में होता है, वो आपकी लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने और आपके ऊपर असर डाल सकता है। चलिए देखते हैं कि एल नीनो क्या है और ये हम पर किस तरह से असर डालता है। विदाउट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एल नीनो क्या है। आपकी स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है, नॉर्मल कोर्स में जो मौसम की हवाएं चलती हैं वो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती हैं। इसको कहते हैं ट्रेड विंड्स। ये जब जाती हैं तो ये एक नॉर्मल मूवमेंट होता है और ये गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन नेचुरल फिनोमेना एक ये होता है कि कभी कभी 5-7 सालों के अंदर ये विंड्स या तो बहुत स्लो हो जाती हैं, हल्की पड़ जाती हैं, और या फिर रिवर्स हो जाती हैं। जब ये रिवर्स हो जाती हैं तब ये समुद्र के जो टेम्परेचर होता है, सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। इस सरफेस के इंक्रीज़ होने की वजह से जोग्राफिकल इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से। इसी को कहते हैं एल नीनो, जिसका नाम शायद आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कि इस बार एल नीनो का असर है। तो ये एल नीनो है जो कि पैसिफिक ओशन में विंड का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से समुद्र के सरफेस का जो टेम्परेचर बढ़ता है, उस एक्टिविटी को एल नीनो कहते हैं। तो ये एल नीनो करीब 5 साल में, 7 साल पे एक बार होता है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और उसने ये कहा है कि इस बार एल नीनो का इम्पैक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे सालों के, इसलिए इसको सुपर एल नीनो के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली जो ये सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है इन विंड्स के मूवमेंट में चेंज होने की वजह से, वो करीब 2 से 2.5% बढ़ता है, 2 से 2.5 डिग्री बढ़ता है। इस बार ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अब जब ये 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा तो फिर ये वेदर को जो असर नॉर्मल तरीके से डालता था उससे ज़्यादा तरीके से डालने लगेगा और हो सकता है इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा सीवियर हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि जो वहाँ इम्पैक्ट है जो साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया को हम वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट ना करें, ऑस्ट्रेलिया से ही इम्पैक्ट आगे बढ़कर साउथ ईस्ट एशिया और फिर इंडिया तक आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका क्या असर पड़ता है। अब आप एक पिक्चर देखिए, इसमें मैंने इंडिया को सर्किल किया हुआ है। ये रेनफॉल की पिक्चर है। एल नीनो के इफ़ेक्ट की वजह से रेनफॉल पर जिन एरियाज़ में फ़र्क पड़ेगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा या कम बरस सकता है, उसमें इंडिया को एक जगह पर दिखाया गया है जहाँ पर पानी की कमी हो सकती है, पानी कम बरस सकता है जितना नॉर्मल मानसून के पीरियड में बढ़ता है जून से लेके और नवंबर के बीच में। नॉर्मली ये पीरियड कहा गया है, जून ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जून से नवंबर के बीच में जो रेनफॉल होती है वो इस एल नीनो के इफ़ेक्ट की वजह से उसके इम्पैक्ट से उस रेनफॉल में कमी आ जाएगी। दूसरा आप सीन देखिए, यहाँ पर ये टेम्परेचर के बारे में दिखाया गया है। ये भी वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है और इंडिया को उसने उस कैटेगरी पे रखा है जहाँ पर टेम्परेचर की इंक्रीज़ ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। तो एल नीनो इस तरह से हमारे एरिया को, इंडिया को अफेक्ट कर रहा है कि यहाँ के रेनफॉल को ये रिड्यूस कर रहा है और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। और जून से लेकर नवंबर तक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का WMO कहते हैं इसको, इसका कहना है कि करीब 90% इम्पैक्ट एल नीनो का पड़ सकता है। तो जब ऐसा है कि यहाँ पर बारिश कम होने की पॉसिबिलिटी है और गर्मी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो ये कई तरह से हमको अफेक्ट कर सकता है। अब अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो देखें कि 1877 में ऐसा कहा जाता है कि 1877-78 में जो ड्राउट पड़ा था, जो सूखा पड़ा था, और उसमें एज़ पर असेस्ड फिगर, उस वक़्त ऐसे डेटा तो नहीं थे, करीब 50 लाख लोगों की मौत हुई थी और कहा जाता है कि वो इफ़ेक्ट एल नीनो का ही था। एल नीनो की वजह से ही ये सूखा पड़ा था और यहाँ ये इम्पैक्ट हुआ था।
उसके बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी करीब 22 बार ऐसा हुआ है कि एल नीनो का इफ़ेक्ट इंडिया पर आया है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ा है। सिर्फ 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि एल नीनो का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि दूसरी ज्योग्राफिकल कंडीशंस उसको बैलेंस आउट कर देती हैं और एल नीनो का जो नुकसान है वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये बैलेंसिंग नहीं होती, और एज़ पर प्रेडिक्शंस, एज़ पर फोरकास्टिंग दिस ईयर हमारी वेदर कंडीशंस इस तरह की नहीं हैं कि वो एल नीनो के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको काउंटर कर पाए। ऊपर से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी ज़्यादा हो रहा है सी सरफेस का, तो प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है, फोरकास्टिंग ये हो रही है कि शायद इस बार हमारे एरिया में भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और आप देख चुके हैं जून के महीने में जो रेनफॉल होना है वो काफ़ी कम हुआ है। काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कहीं कहीं 40% हुआ है, कहीं 50% हुआ है किसी एरिया में। तो पानी की कमी जो ऑलरेडी फोरकास्ट की गई है वो ऑलरेडी हो रही है, कम से कम जून के महीने में। और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था आज कि जुलाई के महीने में भी ऐसी फोरकास्ट की गई है कि जो रेनफॉल है वो एवरेज रेनफॉल से कम होगी, जबकि जुलाई और अगस्त के महीने हाईएस्ट रेनफॉल के होते हैं इंडियन मानसून की वजह से। लेकिन उस मानसून के आने के बावजूद भी जो रेनफॉल का लेवल इस बार प्रेडिक्ट किया जा रहा है वो कम है। ये लोकल प्रेडिक्शंस हैं, WMO के प्रेडिक्शंस से अलग। तो दोनों ही प्रेडिक्शंस ये बता रहे हैं कि इस बार शायद हमको इसमें दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो अब अगर ऐसा होता है कि पानी की कमी हो रही है, पानी कम बरस रहा है और टेम्परेचर रेज़ हो रहा है, तो इससे 3-4 मोटे मोटे नुकसान आप सब जानते हैं जो कि होंगे। फूड प्रोडक्शन में कमी हो सकती है, फूड प्रोडक्शन में की कमी की वजह से हो सकता है उनके प्राइसेस बढ़ जाएं, आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाए उनके लिए, और किसानों को दिक्कत हो जाए, क्योंकि किसानों की जो इनकम है वो पैदावार पर ही डिपेंड है, और अगर उनकी पैदावार ठीक नहीं होती या किसी एरिया में सूखा पड़ जाता है तो इसमें उनको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और तीसरा, वाटर शॉर्टेज हो सकती है जो कि शहरों में भी होती है। इससे गांव और शहर दोनों के लोग बराबर के इम्पैक्ट होंगे। प्राइसेस जो बढ़ेंगे उसमें तो जिनकी डीप पॉकेट्स है और जिनके पास पैसे हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन लोअर मिडिल क्लास और जिन लोगों के पास कम है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनको इस महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है जब तक कि गवर्नमेंट खुद इंटरवीन करके और इससे कुछ बैलेंस करने की कोशिश ना करे। तो फाइनली अब आते हैं कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए। देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा है, ये होता है हर बार 5-7 साल में एक बार एल नीनो का इफ़ेक्ट आ जाता है। अब इस बार कहा जा रहा है कि सुपर एल नीनो है, इफ़ेक्ट ज़्यादा आ सकता है, बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी उसकी, और हो सकता है ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो इससे बचने के लिए सबसे पहला तो बात यह है, क्योंकि पानी के बरसने की मकदार कम हो सकती है, तो पानी जो कुछ भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको सेव किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। ख़ास करके जो किसानों को जो पानी चाहिए, वहाँ किसान खुद ये करें कि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल्स में या कई जगहों पर उसको सेव कर लें, बचा लें अगर बचा सकते हैं। तो शहरों में भी पानी को बचाने की कोशिश की जाए। शहरी लोग अक्सर पानी को बचाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो इन चीज़ों से थोड़ा सा देर से इफ़ेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे तो पानी में कुछ सप्लाई में कुछ रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, कुछ आवर्स का, या हफ्ते में एक दिन पानी ना सप्लाई करे, तो उससे वो पानी की सप्लाई को रोक सकती है। क्योंकि जब हमारे पास पानी है तो हमें वो बचाना चाहिए उस टाइम के लिए जब पानी नहीं होगा। स्मार्ट फार्मिंग भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि स्मार्ट फार्मिंग की जा सकती है। किसान अगर कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज है, तो वो उन चीज़ों की फार्मिंग करने की कोशिश करें इस सीज़न में जिसमें पानी की कम लागत लगती है, कम पानी लगता है, जिससे अगर पानी उनको पूरा ना भी अवेलेबल हो तो भी वो अपनी फसल को ठीक तरह से उगा सकें। क्योंकि अगर वो रेगुलर फसल को उगाएंगे जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है पानी की वजह से उनकी फसल फेल हो जाए, तो वो ये भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं। आप एक वेदर के फिनोमेना को, एक नेचुरल फिनोमेना से लड़ नहीं सकते, लेकिन हमें अपने आप को उस फिनोमेना से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही हम कंक्लूड करते हैं कि एल नीनो एक रियलिटी है, ये बात अभी फोरकास्ट की जा रही है, और अगर ये सही होता है, फाइनली एक वेदर फोरकास्ट है, हो सकता है ना सही हो सकता है कहीं और से बारिश ज़्यादा हो जाए और जो इम्पैक्ट पड़ना था वो ना पड़े। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, जिसको WMO भी कह रहा है, हमारे भी जो वेदर डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं,
तो फिर हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो प्राइस राइज हो, चाहे वो पानी की कमी हो, या वो किसी चीज़ का उत्पादन हो, किसी चीज़ का। किसानों को भी उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो भी नेचुरल फिनोमेना है, जो चीज़ अगर आने वाली है और अगर हमको उसके बारे में पहले से अंदाज़ा हो जाए तो समझदारी इसी में है कि हम उसके लिए तैयार हो जाएं और बेहतर तरह से उसको फेस करें। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप कैसे किस तरह के और टॉपिक्स पर डिस्कशन चाहते हैं। मोस्टली वो इकोनॉमी और फाइनेंस से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।